सुप्रभात आप सभी का। आज जो है हम लोग कृषि का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, आइएगा देखते हैं आगे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो हम लोगों ने देखा था कि ये था, कहाँ तक था, रागी हो गया था, मक्का भी हो गया था। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे दलहनी फसलों को देखेंगे। ठीक है, दलहनी फसल यानी कि दलहन वाली जो फसलें हैं, कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसका जो मतलब होता है वो है दाल। ठीक है, दाल। देखिएगा ध्यान से, भारत की अगर बात किया जाए तो जो भारत देश है यह दाल का जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है और इसके साथ साथ यह सबसे ज़्यादा इसका उपभोग भी करता है, यानी कि यह पैदा भी बहुत ज़्यादा करता है। दाल का पैदावार भी खूब करता है और इसको खाता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो शाकाहारी लोग हैं ना, वो लोग दाल से प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं। और दाल देखेंगे आप लोग तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे देश में जो गरीब जनसंख्या रहती है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, वो लोग जो है शरीर को प्रोटीन देने के लिए सबसे ज़्यादा दाल का ही यूज करते हैं। जो हमारे देश के गरीब है, गरीबी में तो हम लोगों का देश आता ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ इसमें कहा गया है, बताया भी गया है कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा इसको खाता भी है। शाकाहारी भोजन में यह प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत है। यह प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत है। अब देखिए इस फसल के लिए, ठीक है, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो इसे जो है कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है, यानी कि सूखे क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बात किया जाए अरहर को छोड़ करके अन्य सभी जो दालें हैं वो सब वायुमंडल से जो है या वायु से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती हैं। इसलिए इन्हें आमतौर पर अन्य फसलों के साथ बदल बदल कर बोया जाता है। देखे होंगे कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर, इन सब को जो है अलग अलग खेतों में जो है उगाते हैं ताकि जो खेत की उर्वरता है वो बनी रहे ना। ये सब जो है खेत की उर्वरता को बनाए रखते हैं, लेकिन अरहर ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, आगे देखें, गन्ना की बात किया जाए। ठीक है, गन्ना यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी कि जो है यह जो है कहाँ कहाँ उगाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, और जहाँ पर गर्मी और ठंड दोनों पड़ता हो, वहाँ पर इस फसल को उगाया जाता है। लेकिन इस खास बात ये होती है गन्ने की कि इसमें जो है जो परिश्रम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक बहुत अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। देखते हैं ना हम लोगों के क्षेत्रों में जब गन्ने की कटाई होती है तो उसको काटने के लिए लगते हैं, फिर उसके बाद जो उसको छीला जाता है, फिर गेड़े को ना, उसको गेड़ा कहते हैं हम लोग, तो उसको तोड़ करके फिर उसको जो है मशीन तक ले करके जाओ ढो करके, उसके बाद जो उसकी पेराई करो, पेराई करने के बाद जो है उसको कढ़ा में ना, जिसको कढ़ा कहते हैं हम लोग, उस पर रख करके उसको बनाओ। बहुत मतलब इसमें जो है शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, शीरा बनाने का जो है यह काम करता है।
लेकिन अब देख रहे हैं ना चीनी का दाम क्या हो गया है, लगभग 70 रुपये हो गया है, ऐसा बताया ये जा रहा है। या इसका कारण ये हो गया है कि जो गाड़ियों में एथेनॉल को डाला जा रहा है, तो एथेनॉल बनाने के लिए जो है 25 लाख जो टन है गन्ने का यूज़ जो है एथेनॉल बनाने में किया गया है, जिसके कारण से जो है समस्या हुई है और जो चीनी का रेट है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अगर एथेनॉल में इसका प्रयोग किया जाएगा तो सीधी सीधी बात है महंगाई तो बढ़ेगी ही, गुड़ उत्पादन नहीं होगा, चीनी का उत्पादन नहीं होगा, सीमित मात्रा में होगा और खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में इसका दाम बढ़ेगा। ठीक है, पहले हमारा देश जो है चीनी का निर्यात करता था, अब जो है किसी अन्य देश से क्या करेगा, आयात करेगा। तिलहन की बात किया जाए, ठीक है ना, तो जिससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं उसी को तिलहनी फसल कहते हैं। ठीक है ना, अगर इसकी बात किया जाए तो यह देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर उगाई जाती है। जैसे में क्या क्या है, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी ना, जिसको हम लोग गांव में रेड़ा की तरह कहते हैं, अलसी, सूरजमुखी। ठीक है, इन तेलों का उपयोग किस लिए होता है बताइए, आप लोग पता भी होगा आप लोगों को। इसका मुख्य उपयोग खाना पकाने के तेल के रूप में होता है। इसके अलावा साबुन, प्रसाधन सामग्री और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये लिख लेंगे आप लोग, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, हम लोग इसको जान रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा अलसी, ठीक है, ये रबी की फसल है, वहाँ पे तिल को देखिए खरीफ की फसल है। ऐसे करके आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। हेडिंग कीजिएगा पेय फसल, पेय फसल। ठीक है, और सबसे पहले करेंगे किसको, चाय को करेंगे, चाय। ठीक है, चाय ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चाय में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये चाय देखिए आप लोग, सबसे पहले हेडिंग कर लीजिएगा चाय। यह एक रोपण फसल और महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। यह एक रोपण मतलब रोपाई करके बनाए। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की थी, बात तो सही है। अंग्रेज आए तो अपने साथ इसको पीने के लिए भी लेकर के आए ना, अंग्रेजों की ही देन है कि आज हम लोग चाय को पीते हैं। चाय का पौधा, ठीक है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है। यानी कि इसके लिए किस प्रकार का मौसम होना चाहिए, तो उष्ण और उपोष्णीय दोनों होगा तो भी खूब आराम से हो सकता है। इसके लिए जीवाश्म और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकाय वाले ढाल क्षेत्र आवश्यक है। इसको देखा जाएगा तो ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है, जिसको ह्यूमरस कहते हैं, उसकी मात्रा अच्छी पाई जाती है उस मिट्टी में, तभी जाकर के यह फसल होती है। ठीक है, और देखिएगा उष्ण और उपोष्णीय क्षेत्र में यानी कि बरसात होती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। यह भी जो है इसमें भी श्रम ज़्यादा लगता है। यह एक श्रम प्रधान कृषि है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं कमर्शियल फार्मिंग बताया था आप लोगों को, ठीक है, उसी से संबंधित है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अगर इसको देखा जाए कहाँ किस क्षेत्र में उगाया जाता है तो कहेंगे हम लोग असम में, पश्चिम बंगाल
में जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है वहाँ पर और जलपाईगुड़ी जिलों में जो है उगाया जाता है। फिर तमिलनाडु और केरल में भी देखेंगे तो चाय की खेती जो है की जाती है। ठीक है, और भी इसमें क्या चीज़ें हैं, तो यह रोपण फसल के अंतर्गत भी आता है। चाय जो है रोपण फसल के अंतर्गत कहाँ कहाँ मुख्य बातें याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक ही फसल को जब बड़े क्षेत्र में बोया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है, तो उसको रोपण फसल कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल को बहुत ज़्यादा यानी कि पर्याप्त मात्रा में जब बोया जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, रोपण फसल बोलते हैं। कहाँ उगाया जाता है, तो पहाड़ी ढलानों पर इसको उगाया जाता है। चाय की गुणवत्ता कोमल पत्तियों पर ही निर्भर करती है ना, जितनी अच्छी पत्ती होगी उतनी अच्छी चाय बनेगी। ठीक है, चलिएगा। और ये देख लीजिएगा, ये कॉफ़ी है। ठीक है, कॉफ़ी आइएगा। कॉफ़ी पर उत्पादन 2008 में भारत ने विश्व की लगभग 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन किया था। कितना? 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन जो है किया था। भारत में कौन सी होती है भाई, तो याद रखिएगा भारत में मुख्य रूप से अरेबिका, कौन है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, जो मूल रूप से यमन से लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? यमन से लाई गई। इसकी गुणवत्ता के कारण विश्व भर में इसकी भारी मांग है। इसकी खेती मुख्य रूप से नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, देखिएगा नीलगिरी पहाड़ी की बात किया जाए तो कहाँ है, तो आप लोग देखोगे इस प्रकार से। अगर मैं भारत का मैप बनाऊं, नहीं दिख रहा है, रेड से हो गया, चलो ठीक है, देखते हैं। ब्लैक से शायद दिख जाए आप लोगों को, यहाँ बना देते हैं। ये भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बताइएगा क्लियर, ताकि हम कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं कौन सा कलर इस पे यूज किया जाए जिससे आप लोगों को दिखाई दे सही से। हाँ चलिएगा, देखते हैं इसमें भी कुछ ना मिल जाए। ठीक है, ऐसा मत करना भाई, थोड़ा देखो। ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखेंगे पहाड़ियों की अगर बात किया जाए, पहाड़ी को इससे बनाते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट यहीं पर आकर के मिलते हैं, तो यही जो देख रहे हो यहाँ पे, इसे ही हम जो है नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। कह सकते हैं कि यह मिलन बिंदु है। किसका किसका? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु ही क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ी कहलाता है। ठीक है ना, तो यहीं पर जो है इसका जो है सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है। कौन कौन राज्य आ जाएंगे? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, देख लीजिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है ना, बहुवर्षीय, यह एक बहुवर्षीय बागान फसल है ना, बहुत वर्षों तक यह रहता है। 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह अच्छी तरह से उगता है। ठीक है ना, उपयोग हम लोग जान ही रहे सब, खैर कोई बात नहीं है। बागानी फसल में कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें बस समझने वाली बात है। बागानी फसल देखिएगा, यानी कि बागवानी फसल, जिसका हम लोग बागान लगाते हैं भाई, बगीचे के रूप में जिसकी खेती करते हैं वही बागानी फसल कहलाता है। यानी कि जिसका हम लोग बागीचे के रूप में, ध्यान समझिएगा बात को, जिसका हम लोग बागीचे के रूप में खेती करते हैं उसी को जो है बागानी फसल कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत किसका किसका किया जाता है? तो फल और सब्जी दोनों की खेती की जाती है। भारत में नहीं, विश्व में अगर बात किया जाए, विश्व में भारत फल और सब्जी के उत्पादन में जो है प्रथम अग्रणी स्थान रखता है। अब देखिएगा आम का भी बगीचा होता है।
ठीक है, संतरा का भी होता है, केला का भी होता है, अनानास का भी होता है, अंगूर का होता है। ये सब जो फल हैं और सब्जियां, ये जो है बागानी जो है कृषि या फसल कहलाती हैं। तो आप लोग इसको जो है खूब आराम से जो है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ऐसे भी जो है आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ इसको उगाया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। अखाद्य फसल, अखाद्य फसल का मतलब जिसको हम खा नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसको हम खाते नहीं हैं। ध्यान से देखिएगा, अखाद्य फसल। अब सबसे पहले बात करेंगे हम रबड़ की। ठीक है, तो अगर रबड़ की बात किया जाए, देख रहे हैं पेड़ में चीरा लगा करके इसको दूध को निकाला जा रहा है। इसी दूध के वजह से जो है रबड़ को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अगर बात किया जाए यह कहाँ उगता है, तो कहने का तात्पर्य है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उगता है, लेकिन इसको विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी इसको उगाया जा सकता है। यह उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रकार का यह कच्चा माल भी है। इसके बारे में जान गए आप लोग। इसी प्रकार से देख रहे ना, इसमें जो इकट्ठा कैसे किया जा रहा है, पेड़ों को चीरा लगा करके ऐसे। ठीक है, रेशेदार फसलें की बात किया जाए, आप लोग इससे परिचित हो। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ठीक है, कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम है। ये 4 जो है रेशेदार फसलें हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक रेशम को देखा जाए तो वह कोकून से प्राप्त होता है। देख रहे हो, ये एक प्रकार का कीड़ा है, इसी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। और रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। कपास की बात किया जाए तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसके रेशों से कपड़ा और अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जूट की बात किया जाए, ठीक है, यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में उगाई जाती है। इसके रेशों से बोरे, रस्सी, टाट आदि बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, जूट से क्या क्या बनाया जाता है। सन, इसके रेशे से उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े, रस्सी, सूत आदि बनाए जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से रेशम वस्त्र जो है, इनसे प्राप्त करके रेशम वस्त्रों को बनाया जाता है। कृषि है, कोई बहुत बड़ी यह चीज़ नहीं है, आराम से आप लोग इसको समझ सकते हो। कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार क्या किया जाए, किस प्रकार से, ठीक है ना, सुधार करना है। कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, देखिए कैसे कैसे सरकार क्या क्या योजनाएं रखी है। शुरुआती सुधार में देखेंगे हम लोग, कृषि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। कृषि से संबंधित सुधार, ठीक है, कृषि से संबंधित सुधार के लिए क्या किया गया? कानून बनाया गया और उन्हें लागू किया गया। भारत सरकार ने 1960 से 70 के दशक में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पैकेट टेक्नोलॉजी और हरित क्रांति जैसे आंदोलन किए। सुधार हो रहा है इससे। भूमि विकास कार्यक्रम क्या है? 1980 से 90 दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत तकनीकी और सुधारों पर आधारित था। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी जैसी आपदाओं से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा की सुविधा शुरू की गई है। फसल बीमा भी होता है। सस्ती ऋण सुविधाएं, किसानों को कम ब्याज पर जो है लोन उपलब्ध कराया जाता है जिससे वो लोग खेती बाड़ी को कर सकें। ये सब जो है केसीसी है, किसानों को आसानी से ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, देख लीजिए
किस प्रकार से, ठीक है, बिचौलियों से सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है, ये सब जो है स्कीमें हैं जो चल रही हैं किसानों के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो अगर पूछा जा सकता है तो। महत्वपूर्ण यहां से हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। भूदान आंदोलन को जो है रक्तहीन क्रांति कहा गया है। देखिएगा, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के, ध्यान समझिएगा एकदम, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश की पदयात्रा की थी। महात्मा गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे भारत या पूरे देश की पदयात्रा की थी। देख रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा घटनाक्रम। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में यात्रा के दौरान कुछ भूमिहीन गरीब, यानी कि जिसके पास खेत नहीं था, ग्रामीणों ने अपने आर्थिक विकास के लिए जमीन मांगी। जिनके पास कुछ भी नहीं था, खेतबाड़ी नहीं थी, वो लोग अपने आर्थिक विकास के लिए भूमि मांगी। तभी वहां मौजूद श्री रामचंद्र रेड्डी, नाम याद रखिएगा, श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ भूमि 80 भूमिगत ग्रामीणों को दान में दे दी। 80 एकड़ भूमि दान में दे दी, इसे ही भूदान कहा गया। किसने दिया था 80 एकड़? तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने दिया था, श्री रामचंद्र रेड्डी। इसके बाद कुछ बड़े जमींदारों ने अपने पूरे के पूरे गांव को ही भूमिहीनों में बांटने की घोषणा कर दी। इनके बाद जो और जमींदार लोग थे वो लोग क्या किए कि अपने भूमि को जो है और लोगों में बांटने की घोषणा कर दी, जिसे ग्राम दान कहा गया। पूरा गांव का गांव ही वो बांट दिया करते थे, ठीक है। और कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए भी ऐसा किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को इतिहास में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ था। स्वेच्छा से लोग जो है खेतों का, जमीनों का, गांवों का क्या कर रहे थे, दान कर दे रहे थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया, रक्तहीन क्रांति कहा गया। विनोबा भावे को याद रखिएगा। हरित क्रांति की बात किया जाए तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाती है तो इसकी शुरुआत किसने किया था, भारत में किसने किया था, इसी पर जो है बात की जाएगी। तो विश्व स्तर पर जो शुरुआत किए थे वो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। चलिएगा देखते हैं। वर्ष 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना के बाद 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक रूप दिया गया। जो पहले 1960 के दशक में जो पारंपरिक कृषि हो रही थी उसी में परिवर्तन किया गया। अब आधुनिक तरीके से कृषि करना चाह रहे थे। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने इसे हरित क्रांति नाम दिया था, ठीक है। ये अधिक अन्न उगाना चाहते थे, समझ में आ रही बात, अधिक अन्न को उगाना चाहते थे। ये लोग तो आगे हो गए। अमेरिका जो है इस समय जो है 60 के आसपास जो बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने लगा था, ठीक है। लेकिन हमारे देश जो है पीछे था, यहाँ पर भी भूखमरी थी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमारे देश के जो MS स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने क्या किया कि भारत में जो है हरित क्रांति को लाया, ठीक है।
अगर इसके देखोगे आप लोग तो पंतनगर में जो है एक यूनिवर्सिटी थी 1960 में जिसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। तो वो कहानी आप लोगों में बहुत बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा बस इसको जानते रहिए आप लोग, फिर हम बता देंगे कभी कहानी जब इतिहास में आएगा ना या भूगोल में, तो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। परिणाम 1966-67 के अकाल के बाद इस योजना से भारतीय खाद्यान्न उत्पादन गेहूं और चावल पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि इसी के बाद जो है हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन होने लगा था। हरित क्रांति ने भारत को सुख और समृद्धि की ओर बढ़ाया। हरित क्रांति की विशेषताएं और लाभ क्या था, ध्यान समझिएगा। अधिक उत्पादकता वाले उन्नत बीजों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, जिससे फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ गई। अच्छे किस्म के बीज को बोया गया, जिसके कारण जो है पैदावार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कृषि में पारंपरिक खादों की जगह रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा। साथ ही बुआई से लेकर कटाई तक के लिए ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों का उपयोग होने लगा था। मैं आप लोगों को ये सब ऊपर बता चुका हूँ। सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा। श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति की बात किया जाए तो जो श्वेत क्रांति है, श्वेत का मतलब अगर देखोगे तो दूध से है, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पशुपालन पर आधारित दूध के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि करने के आंदोलन को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कहा गया। इसने पारंपरिक डेयरी व्यवसाय को एक बड़े उद्योग में बदल दिया। मतलब दूध का उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, दूध का उत्पादन करना है, क्या कहलाता है, श्वेत क्रांति कहलाता है या ऑपरेशन फ्लड कहलाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत या इसकी जनक कौन है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, तो हम कहेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इनका उद्देश्य क्या था, तो देश में जो है दूध का उत्पादन बढ़ाना था। अगर बात किया जाए, इसकी शुरुआत गुजरात के खेड़ा जिले के, खेड़ा आंदोलन याद रखिएगा, खेड़ा जिले के आनंद नामक स्थान से हुई थी। यहाँ के सहकारी संघ ने निजी फार्मों के शोषण के खिलाफ मिलकर दूध इकट्ठा करना शुरू किया, जिसे आज हम अमूल ब्रांड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसी ने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। अमूल ब्रांड दूध पीते हैं ना आप लोग, अमूल का, वही है सबसे पहले, ठीक है ना। अब इसी की सफलता को देख करके भारत सरकार ने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया जिसको जो है NDDB कहेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। कब स्थापना किया गया था, तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इससे क्या हुआ कि जो छोटे मोटे किसान थे, जो दूध का मतलब कि गाय भैंसों को पालते थे, दूध निकालते थे, उनके आय में थोड़ी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो बस देख लीजिए कहाँ है, बहुत बढ़िया से। अब आशा करता हैं कि आप लोगों को जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थोड़ी समस्या हो रही है लाइव आने में, ठीक है, लाइव भी आया जाएगा। और कौन सा चैप्टर का, या तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि जिस प्रकार से मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ समझा करके चीज़ों को, उस तरह से इस पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण भी है। अगर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर क्लास की तरह आप लोग पढ़ना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। इसलिए
कि अगर मैं उतना विस्तार करने लगूंगा जिस प्रकार से क्लास में विस्तार करता हूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नोट को बना लिया करिए और क्लास में जितना विस्तार कहेंगे, जितना अंदर तक जाने की बात कहेंगे उतना कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको समझाता रहता हूँ, फिर क्लास में आप लोग कहते हो तो मैं आप लोगों की व्याख्या को कर देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।